हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत प्राकृतिक समूह को एकत्र करने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। हम तैयारी डालना वही हमारी प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियां। अब उन विधियों के अंदर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। हम चतुर्थ चैप्टर चल रहा है हमारा, वही लाइन डाल लीजिए। प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियां, यानी प्राथमिक समूहों को किस प्रकार से एकत्र किया जाता है, उनको इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है, उन विधियों का हम अध्ययन कर रहे थे। जिनमें से हम प्रमुख रूप से 4 प्रकार की विधियों का अध्ययन भी कर चुके हैं पूर्व से पूर्व वाले चैनल में। पूर्व से पूर्व वाले वीडियो के अंतर्गत इससे जस्ट पूर्व वाले वीडियो के अंतर्गत हमने पंचम विधि की। पंचम विधि जो थी हमारी, प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना की प्राप्ति। 5 विधि डाल लीजिए। प्रगणकों के द्वारा, हमने पूर्व वाले क्लास में बताया था पंचम विधि का नाम, वही हमारी ये है कि प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति, यानी प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भराकर जो भरवाई जाती है उनके द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। पूर्व वाली क्लास में इस बिंदु के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे कि प्रगणक क्या होते हैं, ये अनुसूचियां किस प्रकार से भरते हैं, इसके गुण क्या हैं, यानी अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में, गुणों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस विधि के अंतर्गत गुण पाए जाने के कारण इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। हमने कहा प्रकृति में जो भी तत्व उपस्थित है उसके लाभ भी पाए जाते हैं तो हानि भी पाई जाती है। उसी प्रकार इस विधि कुछ दोष बताए गए हैं, तो लिख लेना इस विधि के या इस रीति के निम्नलिखित दोष बताए गए हैं। इस रीति के निम्नलिखित दोष, बताए गए हैं। अब कौन कौन से दोष हैं मैंने आपको पूरे बता चुका हूं, चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा आपको ताकि याद करने में दिक्कत नहीं रहे। प्रत्येक विद्यार्थी को टॉपिक और चार्ट के बिंदु के माध्यम से पता लगे। सामान्य तौर पर प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां जो भरवाई जाती है, इस अनुसूचियों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने दोष पाए जाते हैं बच्चों? 4 प्रकार के दोष। तो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यहां लिख लेना दोष, कौन कौन से दोष है, इन दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से दोष बताए गए, मैंने अभी आपको बताया कि प्रमुख रूप से जो प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाई जाती है उन अनुसूचियों में कितने दोष पाए जाते हैं बच्चों? 4 दोष बताए गए हैं। चारों दोषों को हम चार्ट की सहायता से लिखकर याद करेंगे, अपनी कॉपी में भी चार्ट की सहायता से बनाएंगे ताकि याद करने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सके, हम सरलतापूर्वक उनको याद रख सके। तो 4 दोष बताए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बिल्कुल सरल से दोष है। नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 हो गया हमारा अधिक खर्चीली होना। पहला दोष क्या पाया गया बच्चों? प्रथम दोष है अधिक खर्चीली, मतलब अधिक एक्सपेंसेस करने वाली है विधि, अधिक खर्चीली होना। सेकंड दोष हमारा लिख लीजिए, समय अधिक लगना, मतलब अधिक समय लगना। सेकंड दोष क्या होगा बच्चों? अधिक समय लगना। थर्ड लिख लीजिए, संगठन में कमी होना है, संगठन में कठिनाई होना। अभी बताऊंगा सबको।
संगठन में कठिनाई होना, संगठन में कठिनाई आती है। और अंतिम दोष लिख लीजिए, प्रगणकों में पक्षपात का प्रभाव होना। लिख लीजिए, प्रगणकों के पक्षपात का प्रभाव होना, यानी इस विधि के ऊपर यदि प्रगणक आपस में भेदभाव करते हैं, पक्षपात वाली भावना को अपनाते हैं, तो उसमें कुछ कमी पाई जाती है। तो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के दोष बताए गए हैं। सभी का चारों दोषों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। पहले दोष क्या है हमारा? अधिक खर्चीली होना। नंबर 1 डाल लीजिए, अधिक खर्चीली, यानी जो यह विधि बताई गई है हमारे क्या है, बहुत अधिक खर्चीली है, यानी अधिक खर्चा करवाती है, ऐसे कह सकते हैं, अधिक खर्चीली। अब खर्चीली किस प्रकार से होगी वो भी लिखवा देता हूं इसके अंतर्गत, क्योंकि इससे प्रगणकों के द्वारा जो अनुसूचियां भरवाकर सूचनाएं प्राप्त की जाती है, तो सूचनाओं को जो प्राप्त किया जाता है, तो इसमें सूचनाएं कौन लेके आता है? पहली बात, सूचना लेने वाला कौन व्यक्ति होगा? प्रगणक होगा। प्रगणक सूचनाएं कैसे लाता है? हमने इसी परिभाषा में अध्ययन किया था कि जो प्रगणक होता है वह घर डोर टू डोर जाकर सूचनाओं को एकत्र कराता है, प्रश्नावली अनुसूची में स्वयं उसको भरता है। अब जब व्यक्ति स्वयं सूचना लेने जाएगा तो डेफिनेट है सामान्य जो नया व्यक्ति आएगा उस नए व्यक्ति को क्या ज्ञान होगा उस चीज का? नहीं। तो उसको ज्ञान दिलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए उस व्यक्ति को क्या देना आवश्यक है? प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण देने के लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है? पैसा, मनी। इसलिए यह विधि क्या है बच्चों? अधिक खर्चीली है। तो लिख लेना, इसके अंदर मैं लिखा देता हूं आपको, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा आपको। लिखिए, इस रीति में समग्र संग्रहण में प्रथम है दोष अधिक खर्चीली होना। तो अधिक खर्चीली किस प्रकार से होती है? मैंने आपको बताया, जैसे प्रगणक होंगे, प्रगणक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण देते समय अधिक खर्चा करना पड़ता है, अधिक खर्चा हो जाएगा हमारा, तो उस समय उनको नियुक्ति दी जाएगी, प्रशिक्षण देने के लिए हमें खर्चा किया जाता है। तो इसमें लिख लेना कि इस रीति में समग्र संग्रहण में, इस रीति में समग्र संग्रहण में, इस रीति में समग्र संग्रहण में प्रगणकों के प्रशिक्षण, को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग से संबंधित एवं नियुक्ति, उनको जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जिस कार्य के लिए उनका चयन किया जाता है, तो नियुक्ति में अधिक धन खर्च होता है। जब प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो प्रशिक्षण देते समय अधिक धन खर्च होता है इस रीति के अंतर्गत। ठीक है। नंबर 2 लिखिए, दूसरा हमारा है अधिक समय लगना। दूसरा दोष क्या है बच्चों? अधिक समय लगना, अधिक समय। अब अधिक समय किस प्रकार से? कि जब प्रगणकों को सूचनाएं लेने के लिए भेजा जाता है, तो कई बार होता क्या है, प्रगणक सूचना लाने में देरी कर देता है। क्या करता है बच्चों? देरी करता था। सब प्रगणक सूचना लाने में देरी कर देगा, तो देरी करते क्या होगा? हमें सूचना जब देरी से प्राप्त होगी तो उस सूचना का हमारे जीवन में, उस तथ्य के लिए कोई महत्व नहीं देगा। जैसे कि कोर्ट के अंतर्गत जब कोई किसी मुजरिम की पेशगी होती है, तो उस समय सबूत चाहिए होता है। हमने माना जज ने कहा साहब आप वकील को कि साहब आपको 2 दिन का समय दिया जाता है कि इस व्यक्ति के लिए सबूत इकट्ठा कीजिए और इसकी प्रस्तुति दीजिए, साहब ये बरी हो जाए। अब वकील साहब चल गए, वकील हमारे प्रगणक हो गए, सबूत इकट्ठा करने के लिए चले गए, पुलिस चले गए साहब।
आज जब 2 दिन तक सूचना या उस मुजरिम के लिए सबूत एकत्र नहीं हो पाते हैं, और जब 2 दिन बाद या किसी दिन जब वो सबूत इकट्ठा होते हैं, तो उस सूचना का, उस सबूत का कोई महत्व होता है नहीं। तो कई बार जब प्रकरण सूचना एकत्र करता है तो सही समय पर नहीं पहुंचा पाता है, जिससे इसमें अधिक समय लगता है। तो इसमें लिख लीजिए कि तथ्यों के संग्रहण में इस रीति में तथ्यों के संग्रहण में पर्याप्त समय लग जाता है, पर्याप्त समय लग जाता है, नहीं, पर्याप्त समय इसमें लग जाता है, जिसके कारण कई बार संग्रहित समंकों का कोई महत्व नहीं रहता है, समंकों का कोई महत्व नहीं रहता है। जब सूचनाएं देरी से प्राप्त हो रही है, तो सूचनाएं देरी से प्राप्त होने पर सूचना कोई महत्व नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो किसी गांव के अंतर्गत आग लग गई कल, और प्रगणक महोदय ने उसकी रिपोर्ट भी ले ली साहब, लेकिन प्रगणक महोदय उस सूचना को 2 दिन बाद संवाददाता के पास या अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचा रहे हैं, तो उस सूचना का बाद में कोई महत्व होता है 2 दिन बाद? नहीं होता है, लेकिन कम होता है। इतना महत्व कि तब उनसे पहले या उस चैनल से पहले या उस अनुसंधानकर्ता से पहले पूर्व में अन्य कोई व्यक्ति सूचना को प्रेषित कर चुका होता है, जिसके कारण उस सूचना में या उस सूचना में अधिक समय लगने के कारण उस सूचना का कोई महत्व नहीं रहता है। समझ आ गई? तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, संगठन में कठिनाई होना। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? संगठन में कठिनाई होना। संगठन में कठिनाई कैसे होगी साहब? ये भी देख लो, संगठन में कठिनाई कैसे प्रस्तुत होगी? इस देखिए, इस रीति में संगठन, या कह सकते हैं या समंग संग्रहण कह सकते हैं। इस रीति में समंग संग्रहण समंकों के संग्रहण व प्रगणकों के प्रशिक्षण, समंकों का संग्रहण करने के लिए और प्रगणकों के प्रशिक्षण के लिए सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य, जब प्रत्येक प्रगणक को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है और अलग से नियुक्ति की जाती है, तो उस प्रगणक को सिखाया जाता है कार्य, यानी उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो प्रशिक्षण देने में क्या आती है? कठिनाई आती है, क्योंकि प्रत्येक एक व्यक्ति को अलग से या उस क्षेत्र के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उस सिखाने के लिए हमें बहुत कठिनाइयां होती है। तो यानी उनका संगठन नहीं बन पाता। क्यों? कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग से ज्ञान देना होता है। ठीक है, नंबर अंतिम चौथा दोष देखिए, प्रगणकों के पक्षपात का प्रभाव होना। प्रगणकों के पक्षपात का प्रभाव होना, यानी प्रगणकों के पक्षपात का प्रभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। वो कैसे? वो समझ लीजिए कैसे होता है। लिख लेना पहले कि यदि प्रगणक अनुसंधान
के यदि प्रगणक अनुसंधान के संबंध में एक पक्षीय विचार रखते हैं तो एक पक्षीय विचार रखते हैं तो यदि प्रगणक अनुसंधान के संबंध में एक पक्षीय विचार रखते हैं तो संग्रहित समंकों में जो समंकों को एकत्र किया गया है तो संग्रहित समंकों में प्रगणकों के विचारों का समावेश होता है। प्रगणक के विचारों का समावेश होता है। यानी कहने का तात्पर्य कुल मिला के हो गया, ये प्रगणक जो होता है अनुसंधान के संबंध में क्या रखता है, एक कितने पक्ष विचार रखता है तो संग्रहित समंकों में प्रगणक के विचारों का समावेश उसमें सम्मिलित तो होता है। इसलिए इसके अंदर पक्षपात और आ गया कि एक क्षेत्र के अंदर एक पक्ष के द्वारा एक ही व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है तो पक्षपात से प्रभावित होता है। ये हो गए हमारे प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां बनवाकर सूचना प्राप्ति के 4 दोष। समझ में आ गए विद्यार्थियों को? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। आगे हम अध्ययन करते हैं दूसरे तथ्य के बारे में। ये नहीं सभी विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। 2 उदाहरण के बाद इसकी सावधानियां, इस रीति का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, याद कर लेना। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो इसके अंतर्गत किसी विद्यार्थी को, बाद में पूछ सकते हो आप। जैसे कोई विद्यार्थी बाद में वीडियो देख रहा है उसे पता नहीं हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि सर आपने यह बताया था, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अवश्य बताया जाएगा आपको। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति की सावधानी। देखिए इस रीति का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी सावधानी है, उन सावधानियों को लिख लेते हैं। सावधानियों के बाद यह बिंदु जहां तक है करीब करीब खत्म हो जाएगा पूरा। प्रथम सावधानी क्या है? नंबर 1, प्रगणक जो सूचना एकत्र करने का कार्य करता है, सूचना लेकर आने का कार्य करता है, वह प्रगणक कहलाता है। प्रगणक व्यवहार कुशल, गुण आ रहा है इसके, व्यवहार कुशल, कोमा ईमानदार, कोमा परिश्रमी, यानी मेहनती कह सकते हैं हम, परिश्रमी, वाक्पटु, मैंने आप पिछली बार क्लास में बताया था वाक्पटु होता क्या है गुणों के अंतर्गत, यानी वाचाल प्रवृत्ति का। व्यवहार कुशल, ईमानदार, परिश्रमी, वाक्पटु एवं शिक्षित होने चाहिए, ये प्रथम गुण हो गया साहब कि जो हमारा प्रगणक होगा, प्रगणक कैसे होना चाहिए? प्रगणक व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। नंबर 2 ईमानदार भी होना चाहिए। नंबर 3 परिश्रमी भी होना चाहिए। नंबर 4 वाक्पटु भी होना चाहिए बोलने की प्रवृत्ति के अंतर्गत। और नंबर 5 शिक्षित पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि प्रगणक अनपढ़ क्षेत्रों के अंदर जहां लोग साक्षर नहीं है उन क्षेत्रों से भी सूचनाएं एकत्र कर सके। ये गुण उसमें उपस्थित होने
चाहिए। गुण नंबर दूसरा गुण लिख लिए, प्रगणकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी अनुसंधानकर्ता का यह उद्देश्य बन गया कि जिस प्रगणक की नियुक्ति कर रहा है उस प्रगणक को उस क्षेत्र से संबंधित पर्याप्त मात्रा में क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। जिस प्रकार की बीएड के अंतर्गत जो विद्यार्थी अध्यापक बनने की ट्रेनिंग लेते हैं तो उस समय अध्यापक यह ध्यान रखता है कि उस विद्यार्थी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आगे आने वाले जो भविष्य में जो विद्यार्थी इसके द्वारा पढ़ेंगे वह सही प्रकार से ज्ञान अर्जित कर सके। सावधानी नंबर 3 लिखिए, प्रश्नावलियों की पूर्व में जांच कर लेनी चाहिए। यानी जो हमने प्रश्नावली तैयार की है, जिस प्रश्नावली के माध्यम से प्रगणक जो होगा, प्रगणक सूचना एकत्र करेगा, तो वह प्रश्नावली क्या कर लेनी चाहिए, पूर्व में जांच कर लेनी। क्या करेंगे बच्चों, पूर्व में जांच कर लेते हैं प्रश्न जो हमने बनाया है वह सही बनाया है, गलत बनाए हैं, प्रश्न कैसे हैं, उस क्षेत्र का निवासी इस प्रश्न को जवाब देगा या नहीं देगा, इन सभी तथ्यों की हमें क्या करें, जानकारी करनी चाहिए। गुण नंबर 4 लिखिए, प्रश्नावली के प्रश्न छोटे सरल व स्पष्ट होने चाहिए, यानी प्रश्नों का आपने प्रश्नावली में निर्माण किया गया है वे प्रश्न कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। क्लियर, द्विभाषी प्रश्न नहीं होने चाहिए कि ऐसे प्रश्न जिसके दो भाषा के रूप में उसका अर्थ निकले, ऐसे प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। प्रश्न जो आपको पूछना है परफेक्टली उसका वही आंसर आना चाहिए। बीएड के अंतर्गत विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि प्रशिक्षण जब दिया जाता है कि प्रश्न निर्माण ऐसा किया जाए कि प्रश्न द्विभाषी नहीं हो, एक बार बच्चा सुन लेने के बाद प्रश्न को समझ जाए और सही सूचना या सही उत्तर प्रदान कर दे। नंबर 5 लिखिए, प्रगणकों के कार्य का उचित निरीक्षण होना चाहिए एवं अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो व्यक्ति सूचना एकत्र करवा रहा है अनुसंधानकर्ता के द्वारा इसे समय समय पर प्रगणक को अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणक को समय समय पर मार्गदर्शन भी देना चाहिए, करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता का भी एक उद्देश्य बन गया, किसने प्रगणक जो उत्तर लेके आ रहा है, जो प्रगणक कार्य कर रहा है उस कार्य क्या करे, निरीक्षण करे, उसकी जांच करे कि वह कार्य सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है। यदि अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणक को समय समय पर मार्गदर्शन भी करना चाहिए, जो मार्ग बताना चाहिए कि आपको कार्य को इस प्रकार से करना चाहिए, आज सफलता इस प्रकार सफलता नहीं मिल रही है तो आपको कार्य को इस प्रकार से करना चाहिए। 5वां गुण हो गया। 6वां गुण लिखिए, प्रगणकों को स्थानीय भाषा
मतलब स्थानीय भाषा मतलब जो जिस क्षेत्र में वो अध्ययन कर रहे हैं उस भाषा से संबंधित। स्थानीय भाषा, रीति रिवाज, बोलचाल, हम ऐसे कह सकते हैं वहां से भाषा संबंधित, बोलचाल को भाषा में जोड़ सकते हैं, भाषा आदि का स्थानीय भाषा, रीति रिवाज, बोलचाल, स्थानीय भाषा, रीति रिवाज, बोलचाल या रहन सहन, एक शब्द लिख लो, रहन सहन आदि का क्या होना चाहिए, पूर्व में ज्ञान होना चाहिए, आदि का ज्ञान होना चाहिए। यानी प्रगणक जिस क्षेत्र से सूचना एकत्र करके ला रहा है उसे उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, रीति रिवाजों का, बोलचाल का, रहन सहन का आदि तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। यानी जब आप प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति कर रहे हो तो आपको ये निम्नलिखित 6 सावधानियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन 6 सावधानियों के द्वारा ही आप सूचनाओं को सही प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो सूचना प्राप्त करने में आपकी गलती होने की संभावनाएं बनी रहेगी। ये हो गई साहब आज हमारी अंतिम 5वीं विधि, प्राथमिक समकों को एकत्र करने की जो 5 विधियां बताई गई थी, प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति करना। इसके परिभाषा हो गई, गुण हो गए, दोष हो गए, इसकी सावधानी हो गई कि हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जिस चलिए हमें टॉपिक क्या रहेगा बता देता हूँ आपको नाम, कि हमें ये 5 सूचियां बताई गई है, तो इन 5 सूचियों में से हमें किस विधि का हमें प्रयोग करना है, किस विधि के माध्यम से समकों को एकत्र करें ताकि हमें सफलता मिल जाए। अच्छा लग रहा हो हमारा टॉपिक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए इसको, ठीक है। आपकी सहायता से यह ग्रोथ करेंगे, हम हमारा कार्य भी इसी प्रकार से यथावत बनाएंगे, उसमें प्लस पॉइंट करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा, जानकारी अवश्य दी जाएगी आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके आगे की जानकारी प्राप्त कर लेना, ठीक है। शेष पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।